वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 30 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 30 में हम लोगों ने अप टू 17th क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जो आज का हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम होगा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें कहा जा रहा है ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ, एक चार्ज पार्टिकल का चार्ज दिया जा रहा है जिसको कि हम लोगों ने लिख लेते हैं। तो दैट इज -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। फिर कहा जा रहा है इज प्लेस्ड क्लोज टू ए नॉन कंडक्टिंग प्लेट हैविंग ए सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों से दिया जा रहा है 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेट। देखिए, अगर इस प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा पिक्टोरिकली देखेंगे तो किस तरह दिखेगा। सपोज ये हमारे पास कोई प्लेट है जिसका की चार्ज डेंसिटी हम लोगों से दिया जा रहा है और इसके किसी नियर बाय पॉइंट पर ये एक चार्ज पार्टिकल है। हम लोगों से कहा जा रहा है कि इसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा वो हम लोगों ने इवैल्यूएट करना है। तो देखिए, इसको हम लोग किस तरह देख सकते हैं कि सपोज ये जो हमारा प्लेट है इसको हम लोग यूजिंग गॉस लॉ देख चुके हैं कि इसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है तो वो कितना होता है, तो चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग सीख चुके हैं। हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो है एक क्लोजिंग वॉल्यूम बनाते थे सिलेंडर का, फिर ये प्लेन और ये प्लेन की वजह से 2 एरिया आता था, उसकी वजह से ही यहाँ पर जो है हमारा 2 आ रहा होता था। तो अगर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू इवैल्यूएट कर लिया तो नेक्स्ट इंस्टेंट अगर हमने Q और E वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन लिया तो हमें फोर्स का वैल्यू पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो Q इंटू E वेक्टर। तो इस प्रकार से हमें फोर्स का जो वैल्यू है वो इवैल्यूएट हो जाएगा। तो पहले हम लोगों ने क्या करना होगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू ढूंढना होगा। तो वो क्या होगा, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो ये देखिए हमारा E का वैल्यू हो गया। अब अगर हमने फोर्स को इवैल्यूएट करना है तो हम क्या करेंगे, Q इंटू E करेंगे। इसको हमने क्यों नहीं कट किया, क्योंकि जब हम लोग Q इंटू E करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए Q इंटू E जब करेंगे तो ये होगा हमारा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू E का जो वैल्यू होगा वो 4 इंटू 10⁻⁻6 होल टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो देखिए अभी हमारे पास क्या बन रहा है, ये 10⁻6 ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स का वैल्यू बचेगा वो 4 डिवाइडेड बाय 8.854। अब अगर हमने इसको इवैल्यूएट करेंगे कैलकुलेटर से तो ये 0.45 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा फोर्स का वैल्यू है वो हमें मालूम पड़ जाएगा जो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रहा होगा, दैट इज 0.45 न्यूटन। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों से पूछा जा रहा है वन एंड ऑफ ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड इज फिक्स्ड टू ए लार्ज वर्टिकल सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट एंड द अदर एंड इज फास्टेंड टू ए स्मॉल ball having a mass of 10 gram and a charge of this value. In the equilibrium, the thread makes an angle 60 degree with the vertical. Find the surface charge density of the plate. तो देखिए इसमें हम लोगों से क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई प्लेट है जिसका कि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी ढूंढना है और एक पार्टिकल दिया गया है। सपोज एक पार्टिकल दिया गया है हमारे पास। पार्टिकल का जो चार्ज है वो हम लोगों से दिया जा रहा है 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम
और इसका जो मास है वो हम लोगों से दिया जा रहा है 10 ग्राम। सो 10 ग्राम मास को हम लोगों ने अगर केजी में कन्वर्ट करना होगा, सो 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3। सो ये उस पार्टिकल का मास है और ये जो है वो चार्ज है। अब हम लोगों से कहा जा रहा है एक लॉन्ग सिल्क थ्रेड जिसका कि हमने लेंथ लेना है 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर देखिए, सपोज एक लॉन्ग थिल्क, ये प्लेट है हमारा जो जिसका कि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी इवेल्युएट करना है। सो आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये जो प्लेट है हमारा कुछ इस तरह से। अब इसमें जो होगा वो हमने क्या करना है, एक सो ये जस्ट हमने दिखाने के लिए ड्रॉ कर लिया इस तरह से कि ये जो है वो हमारा प्लेट है, तो इस तरह हम इसको रख सकते हैं। अब नेक्स्ट इंस्टेंट हमें क्या कहा जा रहा है कि हमने एक लॉन्ग सिल्क थ्रेड से क्या किया है, इस चार्ज पार्टिकल को जिसका की मास इतना है इसको फास्टेंड किया है, मीन्स इसे बांध दिया है। तो कहा जा रहा है कि जब ये इक्विलिब्रियम में रीच होता है, मीन्स सपोज हम इसको थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो प्लेट है उसकी वजह से कुछ ना कुछ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा होगा। तो इस फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पर हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में ही देखा था एक फोर्स लगता था। तो सपोज इस फोर्स लगने की वजह से इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो सपोज हमने इसको समझा कि ये इस पॉइंट पर रीच कर गया और रीच होने के बाद यहाँ पर यह इक्विलिब्रियम में है। तो हमें क्वेश्चन में जो दिया जा रहा है कि जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीच हो रहा है उस इंस्टेंट ये वर्टिकल के साथ जो है वो एंगल 60 डिग्री का बना रहा है। तो देखिए पहले हम लोगों ने इसका जो मास है उसको यहाँ पर दिखा लेते हैं। सो ये हमारा मास रहेगा तो इधर mg फोर्स काम करेगा। अब देखिए ये वर्टिकल के साथ जो है वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री, दैट मीन्स व्हाट। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल हम लोगों ने देख सकते हैं कि ये एंगल को हम लोगों ने अगर थीटा कहा, जो कि इस प्रॉब्लम में हमारा 60 डिग्री होगा, जिसको हमने बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो अगर वो वाला एंगल 60 डिग्री का होगा दैट इंस्टेंट ये एंगल भी 60 डिग्री का और थीटा का होगा। तो अभी देखिए हमने यहाँ पर ही सीखा कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसके ऊपर काम कर रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, तो उसको हम लोगों ने Q इंटू ई कह लिया। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये हमारा टेंशन इस थ्रेड में काम कर रहा होगा उसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, T cos थीटा इस डायरेक्शन में और एक डायरेक्शन में T sin थीटा। सो इस तरह से T sin थीटा फोर्स इधर लग रहा होगा और T cos थीटा फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। और तब सपोज हमने कहा कि ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से बैलेंसिंग कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इस इंस्टेंट हम लोगों से पूछा जा रहा है चार्ज डेंसिटी जो कहाँ छुपा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बैलेंसिंग कंडीशन से इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को ढूंढना होगा। जैसे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगा तो हम उसको यूज़ करके क्या, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू होता है वो इसको यूज़ करके हम लोगों ने वहाँ से इस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू इवैल्यूएट कर लेंगे। सो देखिए हमारे पास क्या क्या बैलेंसिंग कंडीशन बन रहा है, तो T cos थीटा इज इक्वल्स टू हमारा mg, और ये वर्टिकल डायरेक्शन से और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो आ रहा है दैट इज T sin थीटा इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। तो E वेक्टर है तो जस्ट हमने इस तरह से लिखा। अभी देखिए अगर हमने इक्वेशन ये 1 रहा और ये इक्वेशन 2 रहा, सो 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा दैट इज tan थीटा बन जाएगा। उस इंस्टेंट हमें क्या मिलेगा, तो Q इंटू ई इज इक्वल्स टू हमारा mg का हो जाएगा। अभी देखिए हम लोगों को यहाँ पर जो है थीटा का वैल्यू दिया जा रहा है 60 डिग्री, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो tan 60 डिग्री होगा दैट इज इक्वल्स टू Q इंटू ई अपॉन m इंटू जी। अब नेक्स्ट इंस्टेंट हम लोग इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए इसको हम लोगों ने क्या कह सकते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। तो इस तरह हम लोगों ने रख लिया। नेक्स्ट इंस्टेंट जो Q का वैल्यू दिया जा रहा है वो हम लोगों ने रखेंगे, M का वैल्यू रखेंगे और G को अभी 10 ही पकड़ के चलेंगे। तो देखिए हमें Q का जो वैल्यू है वो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3। ये एक बार और चेक करना होगा, इधर 3 और 6 नहीं, सॉरी ये 6 है, तो हम लोगों ने इसको लेना होगा 6।
तो -6, ये जो वैल्यू है हमारा 10⁻⁻6 है, और ई हम लोगों ने इवेल्युएट करना है। और यहाँ पर जो ये 10 था, ये इसका -3 यहाँ आ गया था। ओके, तो यहाँ देखिए ये हम लोगों ने लेना होगा, इसको जस्ट हम लोग 10 लेते हैं, सो इजी कैलकुलेशन के लिए। तो अभी हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, सो दिस वैल्यू इज 10। तो यहाँ पर देखिए 10⁻⁻3 बचेगा। सो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू हमारे पास आएगा दैट इज कितना होगा, तो √3 × 100 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻⁻3। सो इसको हम लोग अगर ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻3 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों को वैल्यू मिलेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड का, सो क्या बनेगा, तो देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो √3/4 × 10⁻5 मिल जाएगा। सो ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो है वो वैल्यू हमें इवेल्युएट हो गया, जिसको हम लोग न्यूटन पर कूलम सिस्टम में रख सकते हैं। तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू इवेल्युएट हो गया। अब हमने ये सीख ही चुके हैं, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा तो हम इस वैल्यू से चार्ज डेंसिटी को इवेल्युएट कर सकते हैं। सो हम लोग अभी यहाँ पर क्या कहेंगे, तो √3 डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻5 जो होगा वो चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 ε0 के इक्वल हो जाएगा। तो अभी यहाँ से इजी हो जाएगा हमारा रो का वैल्यू इवेल्युएट करना। तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो √3 × 4 × 10⁻5 × 2 × 8.854 × 10⁻12। तो अब अगर हमने इसको इवेल्युएट करेंगे, इस चार्ज डेंसिटी को फाइंड करने का ट्राई करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, ही करना बेहतर होगा। ये देखिए, चाहो तो आप 2 कैंसिल कर सकते हो, जो भी कुछ है। तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज 7.5 × 10⁻⁻7, और ये हो जाएगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा जो है वो चार्ज डेंसिटी का वैल्यू इवेल्युएट हो जाएगा उस पॉइंट पर। तो जैसे हम लोगों ने इसमें ये ध्यान रखना था, उस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा उस चार्ज पार्टिकल के लिए उसे इवेल्युएट करना था, और उसको इवेल्युएट करके फिर हम लोगों ने उस इलेक्ट्रिकल फील्ड के वैल्यू से चार्ज डेंसिटी को इवेल्युएट करना था। सो दिस इतना सा इसमें काम था हमारे लिए। सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा दैट इज हमारा 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों से पूछा जा रहा है, ये प्रीवियस प्रॉब्लम मीन्स 19 का ही हमारा कॉन्टिन्यूएशन है। तो इसमें कहा जा रहा है कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम। और सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है सपोज द बॉल इज स्लाइटली पुश्ड असाइड एंड रिलीज्ड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। सो हमें स्मॉल ऑसिलेशन जब उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ा जाएगा तो उस इंस्टेंट उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये हम लोगों ने इवेल्युएट करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ए पार्ट में जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या करना है, तो टेंशन को इवेल्युएट करना है। तो देखिए हमारा जो प्रीवियस प्रॉब्लम था उसमें से इस दो में से किसी एक इक्वेशन को यूज करके हम लोग टेंशन का वैल्यू मालूम कर सकते। कैसे, कॉस थीटा का वैल्यू हमें मालूम होगा, एम जी ये भी मालूम है, क्यू और ई भी हम लोगों ने ढूंढ लिया है। सो हम लोग पहले वाले ही को यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन से हमारे पास क्या है, तो टी कॉस थीटा जो है वो इक्वल हो रहा है हमारा एम जी के। तो यहाँ पर जो टी कॉस थीटा था, सो कॉस हमारा 60 डिग्री। तो दैट इंस्टेंट हम लोग क्या कहेंगे कि टी इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। सो एम हमारा था 10 × 10⁻³ इंटू जी का वैल्यू हम लोगों ने 10 लेना है, और कॉस जो है वो 60 डिग्री इस तरह से। तो हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू बनेगा टेंशन का वो कितना आएगा, तो देखिए ये 10 और ये 10 का पावर 2 और ये 10 का पावर -1। सो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा हो रहा है 1/10 cos 60 डिग्री। सो इस तरह से जो हमारा वैल्यू आएगा वो टेंशन का 1/10 cos 60 डिग्री, और इसको अगर हम लोगों ने इवेल्युएट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा दैट इज 0.2 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जा रहा है। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों से कहा जा रहा है कि जब हमने इसको थोड़ा सा
क्या किया, तो जस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन से थोड़ा सा फोर्स लगा करके इसको इसको थोड़ा सा पुल किया। उसके बाद हम लोगों ने इसको रिलीज किया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं जो टाइम पीरियड होता है वो 2π√L/g, और g क्या होता है, तो g इफेक्टिव होता है। तो उस कंडीशन में जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं होता था, हम लोग जब एसएचएम को पढ़ते थे तो ये वाला फोर्स हमारे पास नहीं होता था, ओनली जी का कंपोनेंट होता था, इसीलिए हम लोग वहाँ पर जी लिखते थे। पर अभी क्या हो रहा है कि ये दो फोर्सेस उस पार्टिकल पर काम कर रहा है, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन जो होगा वो हम कह सकते हैं कि जी की वजह ये एक्सेलरेशन इफेक्टिव। सो जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा वो इन दो फोर्स के रिजल्टेंट से आएगा। देखिए ये और ये फोर्स के रिजल्टेंट से आएगा। उसका रिजल्टेंट कौन सा डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में हो। अब हमने इसको रिलीज किया, देन उस पर छोड़ दिया, तो उस पर क्या लग रहा होगा, तो ए इफेक्टिव लग रहा होगा। तो जस्ट हम लोगों को अब इस प्रॉब्लम में ए इफेक्टिव का वैल्यू ढूंढना है। वो अब आप लोगों ने मालूम ही हो चुका है, मीन्स ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट लेंगे और उसको मास से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें ए इफेक्टिव मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले m इंटू जी का वैल्यू जो हमारा फोर्स है वो उसको F1 कह लेते हैं, वो हमारा है m इंटू जी, और जो दूसरा फोर्स है वो हम कह लेते हैं Q इंटू ई। अब हमें एक्सेलरेशन अगर इवेलुएट करना होगा तो F1 F2 का हम लोग वेक्टर है, सो वेक्टर रिजल्टेंट इसका कैलकुलेट करेंगे। सो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। तो इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के बाद अगर हम मास से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा जो है वो ए इफेक्टिव और ए नेट का वैल्यू इवेलुएट हो जाएगा। अब देखिए ये दो फोर्स जो है वो 90 डिग्री पर ही है, तो इसका एडिशन हमारे लिए कुछ इजी रहेगा। तो देखिए अगर हमने F1 इवेलुएट करना होगा तो हम क्या कहेंगे, तो देखिए 10 इंटू 10⁻³ इंटू इसका वैल्यू अगर हम लोगों ने लेना होगा तो कितना होगा, देखिए अब ये बन जाएगा 10⁻⁻1 न्यूटन। ये हमारा F1 का वैल्यू इवेलुएट हो रहा है। दूसरे इंस्टेंट जो F2 का वैल्यू होगा, सो Q का जो वैल्यू हम लोगों को दिया जा रहा है दैट इज़ 4 इंटू 10⁻⁻6, और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना होगा E की वैल्यू से। सो जो E का वैल्यू आया था हमारे पास √3/4 इंटू 10⁵। सो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं √3/4 इंटू 10⁵ कितना, तो 10⁵। तो इस तरह जो हमें यहाँ पर फोर्स का वैल्यू मिलेगा वो देखिए कितना, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा दैट इज़ √3 इंटू 10⁻⁻1। सो ये हमारा F2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो जैसे हम लोगों को F2 का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो हम लोग इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए अगर हमने F नेट कहा इसे, सो F नेट का वैल्यू जो होगा वो √F1² प्लस F2² के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से कह सकते हैं, सो 10⁻⁻1 का हम लोगों ने स्क्वायर करना होगा, प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻, इसका हमने स्क्वायर कर लिया और इसका जस्ट स्क्वायर करना होगा। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो बनेगा वो किस तरह से, तो यहाँ पर हम लोग इसको इवेलुएट करेंगे तो 10⁻⁻2 अगर हम लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 + 3, सो ये वैल्यू 4 बन जाएगा। तो F का जो वैल्यू आएगा 2 इंटू यहाँ पर से आ जाएगा 10⁻⁻1। सो F नेट का वैल्यू हम लोगों ने इवेलुएट हो गया। अगर हम लोगों ने F नेट का वैल्यू इवेलुएट कर लिया दैट मीन्स ये हमारा इक्वल हो गया 0.2 न्यूटन के। अब अगर हमें एक्सेलरेशन इफेक्टिव और नेट एक्सेलरेशन ही निकालना हो तो हम लोग किस तरह से कह सकते हैं, तो देखिए ये 0.2 अपॉन जो पार्टिकल का मास है, सो पार्टिकल का जो मास है वो हम लोगों को कितना दिया जा रहा है, सो ये हमारा 10 ग्राम था। तो 10 ग्राम को हम लोग किस तरह से लिख ले, अगर 10 इंटू 10⁻⁻3 इस तरह से हम लोगों ने लिखा था, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा दैट इज